आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। जिले में कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ चुका है, जिससे लोग चिंता में हैं। इस स्थिति का फायदा लेकर निजी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध रहने वाले एम्बुलेंस की ओर से मरीजों के रिश्तेदारों की लूट शुरू है। वर्धा से नागपुर में मरीजों को लेकर जाना हो तो 8,000 रुपए और चंद्रपुर में जाना हो तो 12,000 रुपए ज्यादा किराया वसूला जाता है। मरीजों के रिश्तेदारों की इस प्रकार से लूट शुरू है। लाश शमशान भूमि तक ले जाने के लिए परिजन और रिश्तेदारों की ओर से निजी एम्बुलेंस चालक घंटे में मनमाना रकम वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, मरीजों को बाहर जिले के अस्पताल में ले जाने के लिए भी ज्यादा किराया वसूले जाने का चित्र दिखाई दे रहा है। एक मरीज को वर्धा से नागपुर के अस्पताल में ले जाने के लिए निजी एम्बुलेंस चालक ने 8,000 रुपए किराया वसूला है और हिंगड़ घाट के चंद्रपुर जाने के लिए पूरे 12 से 14,000 रुपए वसूले जाने से मरीजों के रिश्तेदारों की लूट हो रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों में तेजी से वृद्धि होती जा रही है, जिससे निजी और कोरोना सेंटर हाउसफुल हुए हैं। इसके अलावा घर पर इलाज करने वाले गंभीर मरीज को अस्पताल जाने के लिए निजी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सेवा उपलब्ध रहने वाली एम्बुलेंस की तलाश में मरीज के रिश्तेदारों को भटकना पड़ता है। उपप्रादेशिक परिवहन विभाग ने एम्बुलेंस के दर निश्चित कर दिए हैं, फिर भी मरीजों के रिश्तेदारों को निजी एम्बुलेंस चालक और मालिकों की ओर से लूटा जा रहा है। पुलिस ने शहर के क्राइस्ट अस्पताल में आईसीयू के प्रभारी जावेद सिद्दीकी को और 2 नर्सों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी में गिरफ्तार किया है। यहां चल रहे विमुद्रीकरण के चौंकाने वाले घटनाक्रम में रहस्योद्घाटन हुआ कि कालाबाजार के इंजेक्शन अस्पताल में पहुंचाए जा रहे थे। खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांधी चौक के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में विक्रेता और खरीदार दोनों को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पता चला है कि इस अस्पताल में पहुंचाए गए इंजेक्शनों को भारी कीमत पर बेचा जा रहा है। इस गिरोह द्वारा कितने इंजेक्शन बेचे गए, इस बारे में पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आएगी। ये इंजेक्शन मरीज के नाम पर दिए जा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ उद्दीन ने आरोप लगाया कि कोरोना की दूसरी लहर में सभी दलों के सांसदों ने लोगों को मौत की आगोश में छोड़ दिया है और अपने घरों से सोशल मीडिया का आनंद ले रहे हैं। खतीब ने कहा कि रमजान के पवित्र महीने में आर्थिक संकट में पड़े लोग भूखे नहीं रहेंगे। हजरत खाजा शेख मसूद और आसिफ उद्दीन खातिब बाबा पिछले एक पखवाड़े से अपने घर पर खाना बनाकर हर दिन हजारों गरीब लोगों के घरों में फूड पार्सल पहुंचा रहे हैं। अंबे जोगाई शहर में हजारों हिंदू और मुस्लिम मोहम्मद आसिफ उद्दीन खातिब बाबा को बिना किसी प्रचार स्टंट के पिछले कई वर्षों से गरीबों के प्रति उनके समर्पण के लिए अपना मसीहा मानते हैं। वे पुलिस भाइयों को भी नियमित भोजन दे रहे हैं। हमारे जनाब आसिफुद्दीन साहब खतीब 15 दिन से जो है तो लंगर चालू है शेख मस्ताब रहमतुल्लाह किरमानी के नाम से, और हर साल जो है उन्हें जो गौर गरीबों को जो है तो खाना खिलाते हैं। लॉकडाउन की वजह से अब उनके घरों के ऊपर यहाँ खाना बना के तकसीम किया जा रहा है, और पूरे वार्ड में कोविड वार्ड में जो है पूरे मरीज़ी वगैरह उनके नातेवाईक को खाना वगैरह दिया जा रहा है। कितने सालों से आप यहाँ पर 20 साल से मैं उनके जो है तो खिदमत अंजाम देता हूँ, और 20 साल से उनका खाना पका के ख्वाजा मसूद किरमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे पूरा खाना खिलाया जाता है। ये मोहम्मद आसिफुद्दीन खतीब नगरसेवक अंबाजोगाई हे पहिलेपासून सामाजिक कार्य काम करत असतात आणि दरवर्षी रमजान सणानिमित्त लोकाला अन्नधान्य वाटप करायचा, कपडे वाटप करायचा हे कार्यक्रम नेहमी चालू असते। सध्या 1 वर्षापासून जे कार्यक्रम लॉकडाऊनमुळे आहे, कोरोनामध्ये जे कार्यक्रम चालू आहे 2 वर्षापासून, ते गेल्या वर्षी हे लोकाला किट वाटले, घरोघरी गोरगरिबाला जाऊन दिले, आणि यावर्षी लोकाला भेटण्यासाठी नाही म्हणून तर जसा ही सणाचा रमजान महिना सुरू झाला या निमित्ताने दररोज स्वयंपाक करून घरोघरी प्रत्येक गोरगरिबाच्या घरी वाटप चालू आहे, आणि हे काम ती नेहमीच करतात आणि जोपर्यंत आहे ते करणारच आहे, आणि आम्ही त्यांच्या सहकार्यासाठी त्यांच्यासोबत राहतात। हजरत ख्वाजा शेख मसूद किरमानी रहमतुल्लाह अलैहचा मुतवल्ली म्हणून मी आज वंश परंपरा घेत आहे, आणि माझ्या वंश परंपरामध्ये माझे सगळे बांधव, माझे मुसलमान बांधव, मराठी बांधव, दलित बांधव हे सगळे माझ्याबरोबर सोबती राहून माझ्याबरोबर काम करतात। मी त्यांना त्यांच्यासाठी गोरगरिबासाठी सहकार्य करतो, आणि मी आज 20 वर्षापासून अन्नदान हा माझा मूळ हेतू आहे। मी ह्या मूळ हेतूमुळे मी गोरगरिबांना
दरवर्षी रमजानच्या पवित्र महिन्यात मी सगळ्यांना कपडे, अन्नधान्य, शिरखुर्म्याचं सामान मी ही दरवर्षी आम्ही सगळ्या गोरगरिबांना त्यांच्या दारात नेऊन देतो. परंतु ह्या 2 वर्षापासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव जास्त वाढल्यामुळे आज आम्ही कोरोनाच्या पेशंटच्या नातेवाईकांनासुद्धा आम्ही इथं आमच्या घरात आम्ही रोज स्वयंपाक तयार करतो. पेशंटच्या नातेवाईकांना स्वयंपाक करून त्यांच्या बेडपर्यंत त्यांच्या त्या नातेवाईकांना बाहेर जे उपाशी बसलेले ते अन्नासाठी करतात, त्यांना तिथं जाऊन त्यांचा पोस्ती करून त्यांना अन्नधान्याचं वाटप करतो. हे आज आम्ही ह्या 2 वर्षापासून या कोरोनाच्या काळात जोरात असल्यामुळे आज कोरोनाचा प्रादुर्भाव, आज महामारी आमच्या बीड जिल्ह्यात जास्त असल्यामुळे आज आम्ही ह्या सगळ्या ह्यांच्यावर मात करण्यासाठी गोरगरिबांना घराच्या बाहेर निघू नये ह्या उद्देशाने आज आम्ही यांना घरोघरी जे स्वयंपाक आमच्या घरात तयार करून आमचे स्वयंपाक करणारे बी आज आमचे सहकारी आज आमच्या मोठ्या संख्येने ते आमच्या बरोबर आहेत. आज आम्ही ह्यांना कुठल्याही प्रकारचा त्रास न देता स्वयंपाक्यांना बी आणि ह्यांना बी आमची विनंती आहे की त्यांनी बी आपला स्वयंपाक करणे आणि घरी जाऊन बसणे, त्यांना कुठं बाहेर फिरण्याची मुभा पण त्यांना देत नाही आहे. आणि सगळ्या जनतेला कळकळून माझी विनंती आहे की सगळ्या जनतेने घराच्या बाहेर निघू नये. घराच्या बाहेर महामारीचा 3रा दौर येणार आहे किंवा येत आहे. या सरकारच्या भरोश्यावर, या मोदी सरकारच्या भरोश्यावर कुणीही राहू नये. आपली काळजी आपण स्वतः घ्यावी. आपल्या घरात आज आपण सहखुशीने सहपरिवाराने सगळ्या एकजुटीनं राहून आपल्या घरात जी मीठ मिरची आहे तेवढं खावं आणि आपल्या आनंदाने सगळ्या गोष्टी पार पाडाव्यात. सण आता रमजान सण येत आहे, त्या रमजान सणाच्या प्रादुर्भावामुळे कुणीही बाहेर बाजारात किंवा कुठेही निघण्याचा प्रयत्न करू नये. कुणीही ह्या बाजारात जाऊन खरेदी करण्याचा प्रयत्न करू नये. किंवा आज ह्या वर्षी आपली सण जे आहे, आज एवढा मोठा सण जे आहे आज कमी भावात, कमी ह्या प्रादुर्भावात, या महामारीच्या भावात आपल्याला 1 वर्ष सण आपण जर साजरा जास्त उत्साहानं जर नाही केला तर काही फरक पडणार नाही. फक्त देवाची आठवण घ्या. देवाला रोज माना, नमाज पढा, देवदेव करा, मंदिरात जा, मंदिराची पूजा करा. ह्या सगळ्यांनी ह्या मिळून जर केल्यात तर आपल्यापासला कोरोना प्रादुर्भाव एकदम कमी होईल. कोरोना आपला पळून जाईल. आपण एकदम सुखी आणि समाधानी राहून निरोगी राहून आपण ह्याच्यासाठी आज आपण जे रमजान महिन्यामध्ये जे आम्ही अन्नदानाचा जे कार्यक्रम राबवितो, हे आमच्या हजरत ख्वाजा शेख मसूद किरमानी रहमतुल्लाह अलैच्या आदेशानुसार ह्यांच्यानुसार आम्हाला त्या स्वप्नात येऊन ज्यावेळेस त्यांनी आम्हाला सांगितलं त्या हिशोबाने आम्ही आमचा अन्नदानाचा कार्यक्रम आज आमच्या पूर्ण 15 दिवसापासून चालू आहे. आज आम्ही ते अन्नधान्य प्रत्येक गोरगरिबाच्या घरी स्वयंपाक करून शिजून संध्याकाळी 5-6 वाजता त्यांना वाटप करतो आणि त्यांना ते सुखानं ते आज त्याचा अन्नभोग घेऊन ते आम्हाला आशीर्वाद देतील किंवा न देतील त्याचा आम्हाला काही हे नाही आहे. पण तरीसुद्धा आमचा आज जी कार्यक्रम जे चालू आहे ते कार्यक्रम आम्ही प्रत्येक वर्षी प्रत्येक आम्ही जोपर्यंत जिवंत आहोत तोपर्यंत आम्ही हे कार्यक्रम राबवणार आणि आमच्या सहकार्यांनी सगळं सहकार्य आमच्याबरोबर राहतील. ही सहकार्यांची सगळ्यांची गवाही आहे. सहकार्य आम्हाला करणारे असले तर आम्ही कुठेही उडी मारायला तयार आहोत. कोरोनाला भेण्याची कारण नाही आहे. कोरोना आपल्या घरात आपण सुरक्षित राहून आपण कोरोनाला पळू शकतो. सगळ्या जनतेला माझी कळकळून विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे की त्यांनी आपल्या घराच्या बाहेर निघू नये. घरातून आपलं जे काय असेल ते घरातूनच आपलं थोडंफार जे असेल ते त्यांनी तिथं घरात बसूनच करावं, खावं प्यावं, आनंदाने राहावं. ह्याच्यासाठी मी माझे ही 2 शब्द सांगतो, मी माझे 2 शब्द संपवितो. समाज की सच्चाई बताने के लिए पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। वहीं समाज की सच्चाई उजागर करने के लिए कुछ और भी तरीके हैं, जिसमें से एक होता है हास्य कवि का व्यंग। और हमारे कवियों ने इतिहास में और वर्तमान में बहुत शानदार काम किया है। जब जब सत्ता का गुरूर सत्ताधारियों के ऊपर चढ़ा है, उन्होंने अपने व्यंग से समाज के सामने सच्चाई रख के समाज को जागृत किया है। और अगर हम व्यंग्यात्मक कविता की बात करें तो भारत में सरल संपत जी का नाम उच्च कवियों में लिया जाता है। ऐसे ही एक कविता सरल संपत जी ने आज के हालातों पर और आज की सरकार पर की है। आइए पार्थशर के माध्यम से उनकी ये कविता सुनते हैं और थोड़ा मनोरंजन भी करते हैं। व्यंग रचना का शीर्षक है
नोटबंदी प्लस तालाबंदी बराबर आर्थिक मंदी। नोटबंदी हो या लॉकडाउन, मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी ने ऐसे ऐसे धमाके किए हैं कि पटाखों का मार्केट बैठ गया। जनता कराह रही है कि यदि यही अच्छे दिन हैं तो फिर बुरे दिन ही क्या बुरे थे। आम आदमी की जिंदगी जीरो बैलेंस वाले जनधन खाते सी हो गई है। दो नेताओं की जुगलबंदी ने देश को बिग बॉस के घर में बदल डाला और दो पूंजीपति केबीसी खेल रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि विरोधियों द्वारा असंख्य कमियां गिनाने के बावजूद मोदी जी की ख्याति बढ़ती हुई क्यों दिखती है? तो जनाब, सब ब्रांडिंग का खेला है। मूर्ति खंडित हो जाए तो एंटीक मान ली जाती है। हालांकि देश की कमान विकास पुरुष के हाथों में हो और विकास न हो, ऐसा हो नहीं सकता। 6 सालों में 6 क्षेत्रों में खूब विकास हुआ है। बेरोजगारी, धर्मांधता, राष्ट्रवाद, झूठ, 2 कुबेरों की कमाई और प्रधानमंत्री की दाढ़ी। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री की छोटी सफेद दाढ़ी और लंबी और सफेद हो गई, लेकिन काला धन नहीं आया। आर्थिक मंदी का यह हाल है कि नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बताने वाले सेल्फी भी ग्रुप में लेने लगे हैं। पहले नोटबंदी और उस पर तालाबंदी ने तीज त्योहार फीके कर डाले। अब की दशहरे पर खरीदारों ने रावण को मेघनाथ की कीमत में भी नहीं पूछा। जिस रावण को राम के हाथों मरना था, वह मंदी की मार से मारा गया। घरेलू गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। घरेलू गैस सिलेंडर 700 के आसपास नोट आउट है और पेट्रोल की कीमतें सेंचुरी ठोकने वाली हैं। चूंकि मोदी मोदी बोलो तो मंदी मंदी सुनाई देने लगा है, अतः जो 2 बार मोदी मोदी बोलते थे वे 1 बार बोलने लगे हैं और 1 बार बोलने वालों के कमलमुख से सिर्फ मोह निकल पा रहा है। वे तक दुखी हैं जिन्होंने क्रांति की बात की और कांति बेचने में लग गए। मैंने एक सज्जन से पूछा, मोदी जी हर समय आक्रामक और गुस्से में क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा, स्कूल में वही मास्टर डंडा लिए घूमता है जिसे पढ़ाना नहीं आता। मैंने कहा, एक देश एक नागरिकता, एक देश एक बाजार, एक देश एक टैक्स, एक देश एक चुनाव, सब कुछ एक देश एक की दिशा में है। इसका मतलब है कि सरकार A1 चल रही है। उन्होंने हंसते हंसते कहा और कहते कहते हंसे। A1 नहीं, A4 कहिए। A4 अंबानी, अडानी, अमित शाह, अजीत डोभाल। मैंने जानना चाहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर तो लिखा रहता है जेब कतरों से सावधान, लेकिन ऐसा किसी हवाई अड्डे पर लिखा हुआ नहीं देखा। उन्होंने रहस्य उजागर किया, एयरलाइंस कंपनियां यह काम टिकट में ही कर लेती हैं। बेचारे मोदी पूजकों का कष्ट तो और मनोरंजक है। महंगाई, बेरोजगारी के हंटर भी खा रहे हैं और जय जयकार भी करनी पड़ रही है। जो भक्त 2014 से पहले जंगल के शेर थे, आज सर्कस के शेर हैं। पालक मंत्री वडेट्टीवार के प्रयत्नों से ब्रह्मपुरी क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 6 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इसमें सावली तालुका के लिए 2 करोड़ 25 लाख, ब्रह्मपुरी तालुका के लिए 1 करोड़ 60 लाख निधि और सिंदेवाही तालुका के लिए 2 करोड़ 5 लाख की निधि दी गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ब्रह्मपुरी क्षेत्र के ब्रह्मपुरी, सावली और सिंदेवाही तालुका में विभिन्न विकास कार्य को गति देने के उनके प्रयासों के लिए आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास और राज्य मंत्री के संरक्षक विजय वडेट्टीवार की
सराहना की जा रही है। विजय वडेट्टीवार ने प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि इस निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के रूप में उन्होंने इस क्षेत्र में अविकसित क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य से अपना काम शुरू किया। कोरोना के प्रकोप के कारण पिछले साल करोड़ों रुपए के विकास कार्य मंजूर किए गए थे, लेकिन पिछले साल मार्च से शुरू नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि पिछले साल से अब तक स्वीकृत सभी विकास कार्य अगले कुछ दिनों में शुरू हो जाएंगे। शिवसेना ने शनिवार को कहा कि कोविड-19 से निपटने में जहां पड़ोस के छोटे देश भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं, वहीं मोदी सरकार 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा परियोजना के काम को रोकने के लिए भी तैयार नहीं है। पार्टी ने यह भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह समेत पूर्व प्रधानमंत्रियों द्वारा पिछले 70 वर्ष में बनाई गई व्यवस्था ने देश को कठिन समय में पार पाने में मदद की है, जिसका सामना वो आज कर रहा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के एक संपादकीय में कहा, यूनिसेफ ने डर व्यक्त किया है कि भारत में जिस गति से कोरोना वायरस फैल रहा है उससे दुनिया को वायरस से खतरा है। बांग्लादेश ने रेमडेसिविर की 10,000 शीशियां भेजी हैं, जबकि भूटान ने चिकित्सकीय ऑक्सीजन इससे पहले पाकिस्तान, रवांडा और कॉन्गो जैसे दूसरे देशों से मदद लेते थे। लेकिन आज के शासकों की गलत नीतियों के चलते भारत आज इस स्थिति से गुजर रहा है। शिवसेना ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि किसी को भी इस बात का अफसोस नहीं है कि एक तरफ भारत बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान जैसे देशों से मदद ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी नए संसद भवन और प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए कई करोड़ की सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम रोकने को तैयार नहीं है। शिवसेना ने कहा कि दुनिया कोविड-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लहर से जूझ रही है और विशेषज्ञों का अनुमान है कि तीसरी लहर और खतरनाक होगी। लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा को आज भी बस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को कैसे भी घेरने की पड़ी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। DRDO की एक लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस द्वारा डॉक्टर रेड्डी के साथ मिलकर लैब में बनाई गई कोरोना की ओरल दवा 2-डिऑक्सी-डी ग्लूकोज को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। दवा के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे बताते हैं कि ये दवा अस्पताल में मौजूद कोरोना के मरीजों की जल्द ही रिकवरी में सहायक है और इसी के साथ ही ये दवा मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरत को भी कम करती है। बताया गया है कि इस दवाई को लेने वाले कोरोना मरीजों की रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव आई है। अप्रैल 2020 में महामारी की पहली लहर के दौरान इनमैस DRDO वैज्ञानिकों ने हैदराबाद के सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से प्रयोगशाला में प्रयोग किए गए और पाया कि ये अणु SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ प्रभावी ढंग से काम करता है और वायरस की वृद्धि को रोकता है। इन परिणामों के आधार पर DCGI ने मई 2020 में इस दवा के दूसरे चरण के ट्रायल करने की मंजूरी दी थी। सामाजिक कार्यकर्ता कोरोना महामारी के अवसर पर मनमाड शहर में सरकार के नियमों का पालन करते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मनमाड बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के साथ साथ मनमाड शहर में सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया। आशु पोहाल ने कहा कि ये दवा और खाना पानी बोतल देकर अपना कार्य पूरा कर रहे हैं और जब तक हमारे पास इस काम को करने की ताकत है तब तक करते रहेंगे। और इस बार डॉक्टर नितिन जाधव और वकील साहब और आशु पोहाल की पूरी टीम मौजूद थी। मीनाक्षी ताई मुंबई नंदा और राखी रिदलन दिल्ली और सोनू भाऊ पोहाल इनका भोजन दान करने में योगदान रहा, ऐसा हमारे संवाददाता सतीश परदेशी ने बताया है। दे देंगे उनको, दे देंगे।